आज 2 घंटे कमर सीधी नहीं करनी। ठीक है जी, करें शुरू। चलो, सेक्शन 32 में और कोई सवाल नहीं है? सेक्शन 32 से सवाल निकलेगा, करवाऊं शुरू? अभी तक जो निकल चुका है अगर उसमें कोई सवाल है तो वो भी पूछ लो, क्योंकि अब सारा रिवाइज होगा। आज कोशिश करूंगा आज इसको खत्म कर दूं, कोशिश करूंगा, लेकिन बीच में बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल सेक्शंस आएंगे जो समझने हैं, स्पीड से करवाऊंगा आज। आज जो रिलैक्स करने के चक्कर में होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। चलो जी, 33। शुरू करने से पहले एक जरा सरकमस्टांस समझ लेते हैं। जैसे 32(1) की समझ लेते हैं। 32(1) सबको पता है। 32(1) के अंदर या सेक्शन 32 पूरे के अंदर स्टेटमेंट रेलिवेंट करने के लिए जिसकी वो स्टेटमेंट है उसको मरना पड़ेगा, उसको कैन नॉट बी फाउंड होना पड़ेगा, इनकेपेबल होना पड़ेगा, ठीक है, या फिर कॉस्टली होना, एक्सपेंसिव होना पड़ेगा, डिले वाला होना पड़ेगा। ठीक है जी, सबसे पहले वाली को ले लो। सपोज करो स्टेटमेंट देने वाला जिंदा है। लेकिन हुआ क्या है, जो अपोजिट पार्टी है, ठीक है जी, जो डरी हुई है, जो अपोजिट पार्टी है, उसने क्या करा, उस बंदे को किडनैप कर लिया और उसको अंडरग्राउंड कर दिया। मारा नहीं, उसको अंडरग्राउंड कर दिया, छुपा लिया उसको। और वो जो विटनेस है एक बार कोर्ट के सामने अपीयर होकर अपनी स्टेटमेंट दे चुका है। दामिनी का केस, दामिनी मूवी सबने देखी होगी, है ना? उसके ऊपर तो एक वो सीरियल भी बना था, कविता कविता, सही। तो सेम प्रोसीडिंग्स के अंदर एट द सबसीक्वेंट स्टेज, सपोज करो चीफ एग्जामिनेशन हो गया था, चीफ एग्जामिनेशन के अंदर उसने स्टेटमेंट लिखवा दी थी और वो आई विटनेस है। अब डिफेंस की जो पार्टी है वो डरी हुई है, उसने क्या करा, उसको किडनैप करके अंडरग्राउंड कर दिया। अब क्या करेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन तो है ही, वो मरी थोड़ी ना, कैन नॉट बी फाउंड ही लगा सकते क्योंकि कोर्ट के सामने तो अपीयर हो चुकी है, वो कॉस्टली भी नहीं है आगे क्योंकि अपीयर हो चुकी है वो। तो क्या ये स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि आज का दिन तो क्रॉस एग्जामिनेशन का दिन है, आज सुबह ही किडनैप करके वो आ रही थी बेचारी कोर्ट की तरफ, सही। अब यहां पर जो स्टेटमेंट है उसकी जो चीफ ने करा चुकी है वो रिपोर्ट, वो रेलेवेंट हो जाएगी। इसी लाइट में ये सेक्शन 33 पढ़ते हैं। चलो, relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding underline the truth of facts therein stated। मैंने सिर्फ आपको एक सर्कमस्टांस बताया, इसके अंदर 2 सर्कमस्टांस है। कैसे, आओ जरा पढ़ते हैं। एविडेंस गिवन बाय विटनेस, अंडरलाइन विटनेस, वहां पर कौन था, विक्टिम। 32 में मरने वाला, यस डिसीज पर्सन, यस, ठीक है जी। यहां पर क्या है, विटनेस है, विटनेस कोई भी हो सकता है, अक्यूज भी तो विटनेस है। सपोज करो अक्यूज को कर ले वो किडनैप, प्रोसिक्यूशन की पार्टी करवा दे, राइट। चलो, इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग, अंडरलाइन जुडिशियल प्रोसीडिंग, और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, या फिर कोई ऐसा बंदा, या तो जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर कोई ऐसा बंदा जो ऑथराइज है टू टेक क्या, विटनेस। कोर्ट की डेफिनेशन क्या है इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से, हाँ जी, टेक द एविडेंस और नॉट, राइट। चलो, विटनेस की स्टेटमेंट आ गई, इसके अंदर जेपी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स
प्लस लिख रहा हूं एनी पर्सन ऑथोराइज पर्सन लिख रहा हूं, ठीक है जी। अगर इसके ब्रैकेट में मैं अगर इंडियन एविडेंस एक्ट की डेफिनेशन लगा दूं, कोर्ट लगा दूं, ठीक है, क्या आर्बिट्रेटर की कोर्ट समझ सकते हैं? क्यों? मैंने तभी बताया था आपको इंट्रोडक्शन में, आर्बिट्रेटर की कोर्ट होती ना, क्या वो डाल दें इसमें? क्यों? क्योंकि एविडेंस के लिए थोड़ा नहीं, एविडेंस नहीं देता हूं, किसी का एग्जामिनेशन, चीफ क्रॉस री एग्जामिनेशन कुछ नहीं करवाता, सिर्फ आर्बिट्रेट करेगा, दोनों तरफ से क्लेम ले आओ भाई अपने, अब क्या कहना सुनना वो ले आओ और ये लो पकड़ो, सही आ गया। Authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in a later stage of the same judicial proceeding. Yes, relevant हो जाएगी उसकी स्टेटमेंट। और क्या बोला है? विटनेस। बताओ विटनेस की स्टेटमेंट किसी कोर्ट के सामने कब आती है? अपील होने के बाद आती है? नहीं, कोर्ट के सामने चीफ के समय या एटलीस्ट इंक्वायरी के समय, सही बात, कोर्ट के सामने, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के स्टेज में कोर्ट के सामने नहीं आएगी, चार्जशीट आएगी उसके बाद इंक्वायरी शुरू होगी तब कोर्ट के सामने, सही बात। 164 में भी तो स्टेटमेंट है, नहीं, कन्फेशन भी है, स्टेटमेंट भी है, ऑनोथ है, यस, सही बात। रेलेवेंट हो जाएगी कब? सबसीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग, सब जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, या फिर इन अ लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग। अब यहां पे लिख लो सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स एट लेटर स्टेज। अब दो जगह रिलेवेंट हो गई उसकी स्टेटमेंट। सपोज करो एक कोई केस चल रहा था आज की डेट में जिसके अंदर वो फला बंदा जो है अपनी स्टेटमेंट लिखवा गया, क्या उसकी किसी दूसरे केस में स्टेटमेंट लिखी हुई? क्योंकि हुआ क्या, उस केस का जो भी होना था, जो पिछला जो केस अभी जो आज की डेट में चल रहा, जो भी होना वो डिसाइड हो गया, रिजेक्ट होना था रिजेक्ट हो गया, अलाउड होना था अलाउड, ठीक है जी। अब 3-4 महीने के बाद अब जो मई आएगी उसमें एक नया केस डलेगा जिसके अंदर ये जो स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड जो अभी रिकॉर्ड हुई थी, ठीक है ना, उस बंदे की स्टेटमेंट क्या वो जो मई में केस फाइल हुआ क्या उसमें रिलेवेंट हो सकती है? यस, यही तो सेक्शन 33 बता रहा है। ये हो गया सबसीक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और दूसरा क्या है? सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। सपोज करो कोई केस चल रहा है और इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी की स्टेज पर कोर्ट के सामने किसी एक विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दे दी है और स्टेटमेंट देने के बाद वो गायब हो गया, गायब हो गया, एडवर्स पार्टी ने उसको गन पॉइंट पे ले लिया, सही बात, या फिर वो मर गया, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल, सही बात है जी। यूकी स्टेटमेंट जो इंक्वायरी की स्टेज पर रिकॉर्ड हुई है वो एट द टाइम ऑफ ट्रायल, क्योंकि क्या है ट्रायल सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर एक लेटर स्टेज है, बाद में आने वाली स्टेज है, सही बात, समझ रहे हो? रिलेवेंट हो जाएगी, यस। चलो जी आगे आ जाओ। Or a letter says the same judicial proceeding in the truth of the facts which it states when the witness is dead, underline same 32 वाला, चलो जी। Or cannot be found, same 32 वाला। Or incapable, same 32 वाला। Or is kept out by the way of adverse party, जो अभी तक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एडवर्स पार्टी ने उसको क्या कर दिया? गायब कर दिया, रास्ते से हटा दिया, मार दिया, छुपा लिया, अंडरग्राउंड कर दिया, इसलिए लिखा क्या? केप्ट आउट ऑफ द वे, रास्ते से हटा दिया। तो समझ जाओ
ठीक है जी। और इफ हिज प्रेजेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, सेम डिले और एक्सपेंस। यानी 32 के अंदर 4 थी चीजें, 33 के अंदर +1 हो चुकी है, राइट। Which under the circumstances of the case court considers unreasonable, राइट। ये जो स्टेटमेंट बंदा देकर गया है किसी पिछले केस के अंदर या फिर सेम केस में किसी प्रीवियस स्टेज के ऊपर, ये उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट है, राइट। बट इसके लिए कंडीशन है, कौन कौन सी कंडीशन है, आओ जी जरा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, अंडरलाइन। प्रोसीडिंग जो है बिटवीन सेम पार्टीज होनी चाहिए, और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंटरेस्ट, या फिर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बिटवीन होनी चाहिए। अगर ए वर्सेस बी चल रहा है, ठीक है जी, चाहे वो सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हो, चाहे सेम प्रोसीडिंग तो सेम प्रोसीडिंग है, ठीक है जी, बिटवीन सेम पर्सन होनी चाहिए। सपोज करो ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग बी खत्म हो गया तो बी के अलाज आ गए, तो भी बात सेम है, बिटवीन सेम पर्सन ही है अभी, ठीक है जी। नंबर 3 पढ़ लो इसका पहले, that the question in issue was substantially the same in the first as in the second proceedings। क्वेश्चन इन इशू यानी इश्यूज सेम होने चाहिए, चाहे आप सेम प्रोसीडिंग में देखो सेम मिलेंगे, राइट। अगर कोई सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग है तो उसके अंदर भी सेम होने चाहिए। ये हो सकता है ना, मान लो किसी ने कोई सिविल सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी, अब सूट बन नहीं रहा, प्री मैच्योर सूट है, जिसने फाइल किया है सूट प्लेंटिफ ने, उसको भी पता लग गया भाई गलती हो गई है, तो विड्रॉ करवा सकता है ना। सपोज करो इन बिटवीन एक स्टेटमेंट तो रिकॉर्ड कर ली है कोर्ट ने, अब प्लेंटिफ ने क्या किया है, कोर्ट से परमिशन लेके विड्रॉ करवा ली, क्योंकि दूसरा सूट डालना था, जब ये मैच्योर हो जाएगा कोर्स ऑफ एक्शन 6 महीने के बाद मैच्योर हो गया, सिविल सूट एक डल गया, सेम पार्टीज रहेंगी, इश्यू भी सेम हो जाएगा, ठीक है जी। पिछली जो रिकॉर्ड करी हुई सपोज करो उस समय तो रिकॉर्ड करवा ली, क्योंकि वो दादा किसी भी समय टपक सकता था, वकील ने बड़ा दिमाग लगाया, उस समय उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली, रेलेवेंट हो जाएगी। आप जरा बीच वाले और मेन कंडीशन के ऊपर आते हैं, that the adverse party in the first proceedings had the right and opportunity to cross examine। जो एडवर्स पार्टी थी किन केसेस के अंदर, ये जो पिछली जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसके अंदर अपोजिट पार्टी को राइट भी था क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, प्लस उनको अपॉर्चुनिटी भी मिली थी, ठीक है जी। तब ही ये स्टेटमेंट जो है रिलेवेंट समझी जाएगी। लंबा सेक्शन है काफी, याद रखना पड़ेगा फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक। अगर मैं इस सेक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, 32 से इधर, राइट। एक समय अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा चुका है बंदा, उसके बाद वो डेड, इनकेपेबल, लॉस्ट, कोस्ट और एडवर्स पार्टी ने किडनैप समझ लेते हैं, ठीक है जी, किडनैप करके उसकी स्टेटमेंट रिलेवेंट समझी जाएगी कब, जब सेम पार्टीज सेम इश्यूज, सब्सटेंशियली सेम लिखा है, ठीक है जी, सब्सटेंशियली सेम इश्यूज, और उस अपोजिट पार्टी को राइट भी था उसको क्रॉस एग्जामिन करने का, और अपॉर्चुनिटी भी उसको मिली थी क्रॉस एग्जामिनेशन करने। सपोज करो राइट नहीं था अपोजिट पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का, तो हम उसकी स्टेटमेंट को रिलेवेंट नहीं करेंगे। राइट था, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, एडवर्स पार्टी को अपॉर्चुनिटी उसको नहीं दी गई, तो भी उसकी स्टेटमेंट को रिलेवेंट नहीं करेंगे, राइट। लिखो जरा केस लो।
इसी ये जो बीच का जो पॉइंट है ना, अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, एंड राइट टू क्रॉस एग्जामिन, हेडिंग बना सकते हो बनाना चाहो। नेक्स्ट बिल्कुल सेपरेट पेज पे लिखना है इसको, क्योंकि लंबा चलेगा, 2 पेज पलटोगे तो फिर गड़बड़ करोगे। लिखो केस का नाम, दल बहादुर, DL दाल, दाल बहादुर सिंह वर्सेस बीजाई बहादुर सिंह, BIJAI, बीजाई बहादुर सिंह, 1930 प्राइवी काउंसिल। ये इसी के साथ सेक्शन 33 के ऊपर 2 डायग्राम है, एक पहला सब्सटेंशियली ये है, इसके बाद जो अपॉर्चुनिटी इन राइट वाला करवा रहा हूं, जो दल बहादुर के इसके अंदर आया। सर इसको ही बोलते हैं हाँ? नहीं, पर्टिकुलरली तो नहीं है, अगर वो डेड हो गया तो। अब वो चाहे डाइंग डिक्लेरेशन हो, चाहे वो डाइंग इसके अंदर आ जाए, 33 के अंदर आ जाए, डाइंग डिस्पोजिशन है वो, whatsoever has been disposed of by any person under section 32 or 33 whatsoever, right? क्वेश्चन यही है इस केस के अंदर, क्या सेक्शन 33 के अंदर कोई गायब कर दिया है, कोई विटनेस करते, एक आधा केस आता है, एक आधा वकील करता है, डर होता है, करता है क्यों नहीं करता, बड़ी उच्च कोटि के विद्वान एडवोकेट करते हैं। चड्डा ने नहीं किया था, दामनी को किया था ना, बस तो फिर करते हैं। बड़े रेयर केस के अंदर होता है, ऐसा होता है, ज्यादा ही प्रेशर हो, बहुत बड़ा केस हो, जसाराम, जसाराम का लड़का फंसाराम, कितने का मारे थे उसने, दोनों ने मिलकर, दोनों के ऊपर अलग अलग रेप के केस चल रहे थे, आई विटनेस कितने मारे थे, 4 कुटिया था उसका, शार्प शूटर 4 कुटिया, 5 के ऊपर मार चुका, गवाह, विटनेस, सेक्शन 33 विटनेस की बात करता है। करते हैं ऐसे, बिल्कुल करते हैं। अगले के पास सोर्स का कर दिया, उसने हटा दिया, केप्ट आउट ऑफ द वे, सही बात। ऐसे ही अब 3 पोर्शन बना लोगे, क्या, पहले में लिखोगे अपॉर्चुनिटी, दूसरे में लिखोगे राइट, तीसरे में स्टेटमेंट कॉन्सिक्वेंस। हाँ, मैं तो कह रहा था अलग पेज पे लिखो, ये एक ही पेज पे लिखना सारा का सारा, कोशिश करना, क्योंकि डिफरेंशिएशन करके समझना ही पड़ेगा। अब आप बताओगे मेरे को पहला सर्कमस्टांस क्या है, देखो जी, पार्टी के पास, एडवर्स पार्टी के पास राइट तो था, ठीक लगा, राइट तो था, बट उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, अपॉर्चुनिटी में क्रॉस लगा लेना, ठीक है जी। बताओ, ये जो प्रीवियस स्टेटमेंट आई है किसी विटनेस की, जो अब गायब हो चुका है, उसको रिलेवेंट कर दे सेक्शन 32 के अंदर। कोई है यस बोले, क्यों, सही बात है, क्यों नहीं करोगे बताओ, यस कंडीशन पूरी नहीं है सेक्शन 32, तो फिर क्या करूं, यहां पर लिखो नॉट रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32, सही बात, हाँ ये सॉरी 33, सही बात। चलो जी, अपॉर्चुनिटी दे दी गई बट राइट नहीं था, बताओ, बताओ, तो रिलेवेंट नॉट रिलेवेंट,
नॉट रेलेवेंट, रेलेवेंट अति, नॉट रेलेवेंट, व्हाई नॉट रेलेवेंट? यस, देखो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, राइट एंड अपॉर्चुनिटी एंड के ऊपर प्लस लगाओ। अब तक तो आपके माइंड में घुस जाना चाहिए था एंड का मतलब प्लस। उसमें देखो ना डायरेक्ट में कोर्ट ने खा दी है, राइट ही नहीं बनता, करते रहो अपॉर्चुनिटी, जब राइट बनता ही नहीं अपॉर्चुनिटी मतलब फायदा क्या है? नहीं समझे? बात बराबर है, नॉट रेलिवेंट डिटो सही। तीसरी कंडीशन, राइट भी था, अपॉर्चुनिटी भी मिली, लेकिन फिर भी क्योंकि एडवोकेट बहुत आदर्श वाला एडवोकेट था, वो इवनिंग बैच में पढ़ता था और सोता रहता था। ठीक है जी, कर लेंगे भाई, पसीने आगे, मैं जा रहा हूँ एसी में लोट मारने जा रहा हूँ, जब केस डिसमिस हो जाए ना तो मुझे आके जगह देना, ठीक है? बुरा तो नहीं लग रहा? लगना चाहिए ना, पेट के मानोगे? बताओ बताओ, रेलेवेंट 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 मतलब कैसे, क्यों? कंडीशन पूरी तो हो गई, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई और राइट भी। यस, इसका उल्टा, सही बात। रेलेवेंट अंडर सेक्शन 33, कंडीशन तो पूरी होगी, वो करे ना करे वही मर्जी उसकी। चलो, राइट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, लो जी क्रॉस एग्जामिन कर भी लिया। आप बताओ सेक्शन 33 में करे रेलेवेंट रेलेवेंट है? 33 में डालोगे फिर भी डालना पड़ेगा क्या? रेलेवेंट रेलेवेंट क्या, क्यों डालोगे? अरे आ तो गया ना, डेड इनफ, नॉट फाउंड, ना इनकेपेबल, ना और दिमाग लगाया करो थोड़ा सा। मुंबई चलेंगे ना तो कपिल शर्मा का शो खा लो, कपूर को भी चैलेंज कर दिया कॉमेडी में। चलो, एक और सरकमस्टांस है, ध्यान से सुनना। राइट भी था, अपॉर्चुनिटी भी थी, ठीक है जी, बट जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ है वो पार्शियली हुआ है। ऐसे होता है ना, सपोज करो आज के दिन में क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा ना हो तो फिर नेक्स्ट डेट दे देते हैं, नेक्स्ट डेट दे दी जज साहब ने, और रास्ते में उसको किसी ने टपका दिया या वो खुद टपक गया, भाग गया, व्हाटसोएवर, सेक्शन 33 की कंडीशन में फॉल हो गया, जो ऊपर मेन क्लॉज के अंदर थी, 5 जो है, राइट? अब बताओ सेक्शन 33 के अंदर रिलेवेंट इररिलेवेंट या पार्शियली रिलेवेंट इररिलेवेंट? नॉट रिलेवेंट, हाउ? सेक्शन 33 अलोंग विद द इंटरप्रिटेशन साइलेंट है इस पॉइंट पर, तो हम भी इसको इनएडमिसिबल मानेंगे। जब तक श्री श्री 1008 श्री सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कह दे, या फिर कोई श्री श्री 1002 श्री पार्लियामेंट कुछ ना कह दे, कुछ ना दे, हम कुछ इसके ऊपर इंटरप्रिटेशन नहीं करें। इफ दे आर साइलेंट वी डोंट नीड टू शाउट। सही बात? सेक्शन 33 क्लियर? सही, आगे आ जाओ, बताओ सेक्शन 33 एक्सेप्शन है किसका किसका जी, किसका एक्सेप्शन? हियर से का एक्सेप्शन है।
रोहित क्या हो सकता है? ये तो है। है एक्सेप्शन है क्या? बताओ अतिराज, है? बताओ फिर 32 क्या कर रहे थे? यस, सबको लिस्ट टिप्स पे होनी चाहिए। ध्यान रखना, सिर्फ सेक्शन का नंबर रखने से बात नहीं बढ़ेगी। कोई भी कर सकता है ये, कोई भी। अब तो पता नहीं लॉकडाउन के बाद शायद दिमाग लोगों में पैदा हो चुके। हाँ जी वनिता। इसमें क्रॉस एग्जामिन होना जरूरी होता है? नहीं, ये देखो, ये जो कितना 1 2 सर ये तो ठीक है, अपॉर्चुनिटी और राइट दोनों है या दोनों नहीं है, एक है तो दूसरा नहीं है, ये तो समझ में आ गया। तो सर क्रॉस एग्जामिन, ये तो सर दो कंडीशन है ना, राइट या अपॉर्चुनिटी दोनों है, लेकिन उसके बाद भी अगर क्रॉस एग्जामिन नहीं हुआ। ये देखो, मैंने आपको जो चौथी और पांचवी कंडीशन है ये करवाई है। दोनों के अंदर राइट एंड अपॉर्चुनिटी थे, एक के अंदर जानबूझकर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया, हमने रिलेवेंट कर दिया 33 को। और चौथा जो पांचवा मैंने आपको कहा कि राइट भी है और अपॉर्चुनिटी भी और क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो गया है, फिर 33 का सवाल ही नहीं आता, अच्छा ठीक है। क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है ना। ये हो सकता है ना कि मानो जो ऑपोजिट पार्टी है डेलिबरेटली क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं कर रही किसी विटनेस का, क्योंकि जैसे ही क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे केस हाथ से निकल जाएगा, तो भैया बच जाओ, छुप जाओ। नहीं बचोगे, क्योंकि अदरवाइज आप क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करोगे, जो प्रीवियस स्टेटमेंट है उसी को रिलेवेंट मान लेंगे हम, है ना। बचेगा कोई नहीं। सही बात। आगे आ जाओ, सेक्शन 34 देखो जी क्या लिखा ऊपर हेडिंग में, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इस पे डिफरेंस करवाया मैंने, सॉरी 33 का एक्सप्लेनेशन। A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section। ये तो हम कर चुके। मैंने कहा कि इंक्वायरी के स्टेज पर जज साहब ने किसी की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दी, किसकी? विटनेस की, और उसको बाद में वो गायब हो गया, और यही स्टेटमेंट ट्रायल पर आपने यूज करनी है, तो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स इन द सेम केस मान लेंगे। यस मान लेंगे, इतना सिर्फ एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी, चलो। स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल, हाँ मैं ये कह रहा था कि सेक्शन 32 और 33 के ऊपर डिफरेंशिएशन करवाया आज मैंने। किसी के माइंड में है 32 और 33 के बीच में डिफरेंस क्या है? दो चार तो मैं आपको बता ही चुका था। उसमें डिसीज है, इसके अंदर विटनेस है। मतलब वहां तो स्टेटमेंट रिलेवेंट करवाने के लिए यू एटलीस्ट हैव टू डाई, एटलीस्ट हैज टू बी गायब और बिकम इनकेपेबल, या फिर बहुत कॉस्टली होना चाहिए आपको एटलीस्ट। यहां पर नहीं, वहां पर कई सबसेक्शन ऐसे 32 के अंदर जहां पर आपको स्टेटमेंट कोई डिस्प्यूट अराइज होने से पहले करना है, यहां पर कोर्ट के सामने आपको डिस्प्यूट अराइज होने के बाद करना है। वहां पर आप स्टेटमेंट किसी के भी सामने कर सकते हो, यहां पर आप स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के सामने कर सकते हो। ऐसे ही 5 डिफरेंसेस है, 6 डिफरेंसेस है, वो लिख लेना, लिखते ही समझ में आ जाएगा। जो नहीं समझ में आएगा मेरे से पूछना, या लिखूं? लिख लोगे? एक ही पेज पे है, वो लिख लेना उसको। किस किसने ऐसे की एक्सरसाइज करी कल? प्रैक्टिस ठीक लगा? आया कुछ मतलब? बहुत जल्दी कंटेंट डेवलप हो सकता है। क्यों नहीं करी करते एक्सरसाइज? नहीं, क्यों नहीं करी? कोई नहीं सिखाएगा, कल ऐसी एक्सरसाइज कराई थी, कोई भी नहीं सिखा सकता। मतलब 4 दिन दिना, और खुद का भी कंटेंट, खुद का भी माइंडसेट बहुत डेवलप और मैच्योर हो जाएगा। और जिसने ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस लगेगी, एक भी मिस मत करना, सारे के सारे ऐसे करवाऊंगा, सारे के सारे ऐसे, क्योंकि हर ऐसे के अंदर फंडामेंटल राइट्स आएंगे, डीपीएस आएंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, पॉलिटी आएगी,
वो मैं करवाऊंगा, हमारे सिलेबस में नहीं फिर भी करवाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने हर स्टूडेंट के आंसर शीट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन देखना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज का टेस्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ लीगल का है, सिविल 1 है, सिविल 2 है, क्रिमिनल है, आई वांट टू सी, यही डिफरेंशिएशन है। सपोज करो आपके आगे पीछे वाले जो बच्चे हैं उनकी आंसर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोट किया हुआ उसने, हर आंसर को कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है वो एग्जामिनर के सामने, हम नहीं बना रहे, बताओ किसको नंबर मिलेंगे, राइट? सपोज करो 10 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन के अंदर 3 पार्ट थे, 30 क्वेश्चन, पर क्वेश्चन एक एक नंबर आपसे ऊपर ले गया, 30 ऊपर हो गए उसके, आपके जनरल आए 90, उसके 120, कॉन्स्टिट्यूशन रेफर करते ही एक नंबर ऊपर है। आओ statements made under special circumstances, entries in books of accounts including those maintained in an electronic form, that when relevant, देखो इस सेक्शन के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 2000, बताओ 2000 के अंदर कौन सी अमेंडमेंट है? आईटी 2000 और 2009 की सेम है, राइट? कंप्यूटर से रिलेटेड ही दोनों। अगर कभी आ जाए किसी भी स्टेट के एग्जाम में 2000 और 2009 के अमेंडमेंट के बारे में क्वेश्चन आ जाए तो एक रेफरेंस रखना कि ये पक्का डिजिटल डॉक्यूमेंट या फिर कंप्यूटर के विषय में है। चलो, एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अंडरलाइन अकाउंट बुक की बात हो, इंक्लूडिंग दोज मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ठीक है जी। रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, यस, कंडीशन क्या है? रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। आर रेलेवेंट व्हेनेवर दे रेफर टू अ मैटर इनटू व्हिच द कोर्ट हैज टू इंक्वायर, रेलेवेंट हो जाएंगे जी। सच स्टेटमेंट शैल नॉट बी अलोन सफिशिएंट, देखो ये रिलेवेंट तो हो जाएगी ये स्टेटमेंट, परंतु, बट लिखा है परंतु ये स्टेटमेंट सफिशिएंट नहीं होगी टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। अकाउंट बुक, सिर्फ अकाउंट बुक, उसके अंदर एंट्री चल रही है और वो इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रही है। अकाउंट बुक किसी की भी, सरकारी बैंक की, प्राइवेट बैंक की, प्राइवेट साहूकार, प्राइवेट लाला की भी, कोई भी, बट वो रेगुलरली केप्ट इन बिजनेस, उसके अंदर जो एंट्री भरी जा रही है यूनियन कभी कभार। कैसे? एक केस लिखो जरा, सीबीआई सीबीआई वर्सेस विद्या चरण शुक्ला, कुछ याद आया? वीसी शुक्ला 1998 सुप्रीम कोर्ट, कुछ याद आया? एविडेंस एक्ट की बात है। यस, उसने बुक वगैरह वो उसमें लिखा था। कौन था? बहुत बड़ा केस करवाया था मैंने, बहुत बड़ा हंगामा हुआ था। हाँ जी, अपने केस में ये कराया था कि सर वो मतलब उसके घर रेड पड़ी थी और काफी सारा कैश बरामद हुआ था सर, उसमें उसने स्टेटमेंट्स लगाई थी, बुक्स अपनी बुक के अंदर उसने एक कॉपी बनाई थी, उसमें सारी डिटेल थी सर। एक थी, दो थी बनेगा? सर 2 थी। यस एक डायरी, यस, एक तो डायरी थी इनके पास, जो लाल जो क्या होता है वो बही हाँ खाते हाँ हाँ सर, हाँ जी और एक दूसरी नोटबुक थी सर, अकाउंट्स की पेंसिल थी। एंट्री थी, हाँ सर, जहाँ जहाँ एंट्री हुई, पैसा कहाँ गया कहाँ से आया सर, उसमें था। ठीक है जी, 2 थी। इसी के साथ में एक केस और लिखो, एल के आडवाणी। हम मेरे से मेरे को पूछना ये कौन है? एल के आडवाणी वर्सेस सीबीआई 1997 सुप्रीम कोर्ट, 97-98 है ना। 2 बुक्स थी, एक वो जो रेगुलरली केप्ट, उसको हम बही खाता बोल देते हैं, और एक मैं नोटबुक, एक कॉपी कह रहा हूं, कॉपी या फिर हिंदी में कॉपी, ठीक है ना, सही बात है। उस कॉपी के अंदर पेंसिल से एंट्री करी हुई है, किसकी? एल के आडवाणी, राइट। बताओ 34 में रिलेवेंट करते हैं, वो कॉपी को
किसको? भाई भाई वाले को, जो चलो लाल डायरी को, तो एक लाल डायरी, एक नोटबुक, एक कॉपी, ठीक है जी। लाल डायरी को कर दे रिलेवेंट, कॉपी को कर दें नो, बिल्कुल सही सही बात है। अदरवाइज क्वेश्चन आ जाए, क्या स्पाइरल बाइंडिंग वाली नोटबुक अकाउंट बुक हो सकती है? मेरे पास एक खाली रजिस्टर है, मैं इसको डेली बेसिस पर भरना शुरू कर दूं, अकाउंट बुक हो सकता है? तो स्पाइरल क्यों नहीं हो सकती? रफ पेजेस का रफ रजिस्टर है, बताओ हो सकता है? कंडीशन क्या है? रेगुलरली केप्ट होना चाहिए, अकाउंट से रिलेटेड होना चाहिए, सेक्शन 34 में रिलेवेंट हो जाए, ठीक है जी। जो आपने सीबीआई वीसी शुक्ला का केस किया है, उसके अंदर एक पॉइंट ये भी ऐड हुआ कि भैया कोई भी हो सकती है अकाउंट बुक 34 में लाने के लिए, उसको कुछ मतलब पर्टिकुलर के उसमें धागे जड़े होने चाहिए सोने के, नहीं ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। anything, any bundle of page can be a account book, but it has to be regularly kept, ये एल के आडवाणी के अंदर, इसलिए आपको दो केस लिखा है, राइट। 35 पे आ जाओ, ध्यान रखना सिर्फ रिलेवेंट नॉट सफिशिएंट। 35 रे, ये एक भी इलस्ट्रेशन नहीं छोड़ना है, ये 33 के बाद थोड़ी सी पिक्चर चेंज हो रही है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिट टेक्निकल, अभी टेक्निकलिटी आएगी, 39 के बाद टेक्निकलिटी शुरू हो जाएगी। यहां से क्वेश्चन पक्का है, 35 से लेकर 39 तक एक क्वेश्चन, 40 से लेकर 44 तक एक क्वेश्चन, 45 से 50 तक एक क्वेश्चन, 51 से 55 तक एक क्वेश्चन, एक के क्वेश्चन पीटी में पक्का है, आएगा हर बार आएगा। आओ जी आगे आ जाओ। 35 रेलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, नंबर लिखा हुआ है नीचे रेफर कर लो, सेम। चलो जी, एन एंट्री इन पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, अंडरलाइन, पब्लिक बुक या फिर अदर ऑफिशियल बुक, प्राइवेट ऑफिस भी, सही बात। रजिस्टर और रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वाओ वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी, स्टेटिंग इट एज अ फैक्ट इन इशू, अंडरलाइन फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, अंडरलाइन रिलेवेंट फैक्ट, एंड मेड बाय पब्लिक सर्वेंट, और वो एक पब्लिक सर्वेंट ने बनाई वो, in the discharge of his official duty or by any other person in performing a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register or record or an electronic record is kept, is itself a relevant fact. पब्लिक ऑफिस का कोई रजिस्टर है, सही बात, उसके अंदर पब्लिक सर्वेंट ने कोई एंट्री करी है इन जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई प्राइवेट ऑफिस का कोई प्राइवेट रजिस्टर है जो भी अलाइन हुआ है, सपोज करो HR का रजिस्टर है, ठीक है जी, राइट। अगेन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इसको रिपोर्ट किया गया है, रेलेवेंट हो जाएगा, वो एंट्री निकालो, रेलेवेंट, सही बात। हाँ, उसके बाद कोमा लगा के आगे भी लिखा हुआ, आगे नहीं पढ़ा, और बाय एनी पर्सन जो ऑथोराइज किया गया बाय द लॉ ऑफ द कंट्री कि उस बुक में एंट्री करे, वो है, नहीं समझे। चलो वो प्राइवेट फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, उसके अंदर ऑडिट हो रहा है, कौन करेगा बताओ? HR का करेगा ऑडिट या लॉ का ऑडिट करेगा? ऑडिटर करेगा ऑडिट। कौन ऑथोराइज है? ऑडिट की डिग्री होती है, स्किल्स होती हैं, कौन करेगा? सरकार उसको ऑथोराइज करेगी। किसी कंपनी के अकाउंट संभाल रहे हैं, लीगल वाला संभाल लेगा? चलो ठीक है, उस लीगल वाले को, जैसे मैं सर्वज्ञानी हूं, मैंने अकाउंट्स भी सीख लिया, अब मैं किसी कंपनी को पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हारे अकाउंट्स कर दूंगा क्लियर,
कितने कितने देते हो जी? 1 करोड़ देते हैं अकाउंट, मैं 50 लाख का करके दूंगा तुम्हें, लाओ मुझे, लाओ काम दो, मेरे को दे देंगे वो? अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट नहीं देगा, स्टैम्प नहीं लगाएगा, मैं अकाउंटेंट हूं, यानी अथोराइज नहीं हूं बाय द लॉ, बाय द लॉ ऑफ दिस कंट्री, राइट? चलो जी, क्वेश्चन क्या है मेरे को बताना, ये केस किस में डालोगे? 34 में डालोगे, 35 में डालोगे? कोई नर्सिंग होम का नाम बताओ, कोई मैटरनिटी हॉस्पिटल, चलो सिविल, सिविल हॉस्पिटल या फिर कोई प्राइवेट मैटरनिटी हॉस्पिटल, ठीक है, जहां बच्चे पैदा होते हैं। एक बॉय एक गर्ल के साथ आता है, या एक गर्ल एक बॉय के साथ आती है, ठीक है जी, डिलीवरी करवाते हैं वो अपनी, बच्चा पैदा होता है, अपना लेके चले जाते हैं, इसका नाम क्या रखना होगा? मिस्टर एक्स। ये बड़ा हो गया, ये जो बच्चा जो है, हुआ क्या, इन दोनों ने बच्चा पैदा करके, ठीक है जी, अनाथ आश्रम के बाहर रखे लाते, अनाथ आश्रम ने पढ़ा, समहाउ इसको पता लग गया कि बी इज माई फादर एंड जी इज माई मदर, इसने सूट डाल दिया डिक्लेरेशन का, राइट? और इसने ये जो हॉस्पिटल है इसका बर्थ रजिस्टर लगा दिया। रेलेवेंट? इरेलेवेंट? कोई है इरेलेवेंट जो बोले? विच सेक्शन, अंडर विच सेक्शन? 34 या 35? हाँ जी वनीता, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर रेलेवेंट होएगा ये। यस, अंडर विच सेक्शन? और सर 35। कोई ऐसा भी है जो 34 बोले? क्यों? बिल्कुल सही बात है, क्यों? लेकिन वो ऑथोराइज बाय लॉ नहीं है, 34 में ऑथोराइज बाय लॉ नहीं है, लेकिन इसमें कि एक तो प्राइवेट पक्ष दे रखा है भी, अगर प्राइवेट तो उसमें प्राइवेट नहीं है क्या? वो जो विशी शुक्ला पर पकड़ा गया है वो सरकारी हवाला करने वाला है। सर पब्लिक रिकॉर्ड है। यस, देखो 34 के अंदर क्या है? अकाउंट्स। अकाउंट समझते हो ना, लेखा। यहां पर क्या? पब्लिक रिकॉर्ड। बच्चे पैदा करना अकाउंट का तो विषय नहीं है, अकाउंट का तो विषय नहीं है ना? अंटेना सैरोगेसी की कोई मोनोपोली चलाती है कोई लेडी, भाई हिंदुस्तान में जितने भी सैरोगेसी का वो होता है कारोबार, 50% शेयर दे रहा है, ऐसा नहीं होगा, सही बात, ये फर्क है, ठीक है जी। आओ जरा आगे आ जाओ। 36 देखो कमेंट्स में इसके, 35 के क्या लिखा है? पता है क्या होता है? वही है, ये पढ़ लेना, इसको अंडरलाइन कर लेना। चलो जी, रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स इन मैप, चार्ट्स एंड प्लान्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। सपोज करो शेजरा पेश करना पड़ गया, साइट मैप पेश करना पड़ गया, ठीक है जी, कोर्ट के अंदर लगाना पड़ गया आपको, ठीक है जी। देखो जी ये गली है जी, ये गली है, इधर से इस तरफ हम पूर्व की तरफ मुड़े, ये है जी गांव का नक्शा। या फिर सपोज करो इंडिया का पॉलिटिकल मैप दे दे किसी को, तो कोर्ट मानेगा नहीं मानेगा? मानेगा। वो मैप कहां रिलेवेंट है? 36 सेक्शन 37 ये पढ़ लेना। 36 बस क्वेश्चन इनमें से आ जाता है, लिटरली जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना अंडर विच सेक्शन, इसके अंदर से आ जाते हैं, और खास तौर से 37 पेट है हरियाणा का। रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू फैक्ट ऑफ पब्लिक नेचर कंटेन्ड इन सर्टेन एक्ट्स और नोटिफिकेशंस when the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature। कौन से फैक्ट की बात हो रही है? पब्लिक नेचर का फैक्ट है, उसकी बात हो रही है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है।
Any statement of it made in a recital contained in any act of parliament of ये पढ़ने की जरूरत नहीं, बता देते। कोई भी बिल पेश होता है, बहस होती है, जो भी बहस होती है, कितनी बार आपने, आपको हर सिटिंग की बात होगी जिसके अंदर ऑपोजिशन बैठा होता है, जिसमें वो शोर मचा रहे होते हैं, जिसमें वो बच्चों जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। कितनी बार लोकसभा का जो अध्यक्ष है या अध्यक्षा जो, कितनी बार बोलते हैं कि ये रिकॉर्ड में नहीं आएगा, इसको रिकॉर्ड मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रिसाइटल में रिकॉर्ड होगा। अब उस बिल को पेश करते समय, कोई नोटिफिकेशन या गजट पेश करते समय, ठीक है, कोई स्टेटमेंट बोली गई है जो पब्लिक नेचर की है। भाई महंगाई बहुत बढ़ गई है देश में, शिक्षा बहुत महंगी, शिक्षा सबसे महंगी चीजों में से एक है, इतनी महंगी हो गई है शिक्षा की, अब ये लग्जरी के अंदर आ गया। अगर ऐसी स्टेटमेंट दी जाए, पब्लिक नेचर की स्टेटमेंट है, ठीक है जी, रिलेवेंट होगी, कहां? अंडर सेक्शन 37। बस ये ध्यान रखना कि पब्लिक नेचर की होनी चाहिए उसके। और ये स्टेटमेंट कहां दी जा रही है? यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट, पता नहीं, चलो ठीक आता है, इसमें जनरल आता है क्वेश्चन। 38 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट एज टू एनी लॉ कंटेन इन लॉ बुक्स, बिल्कुल सही बात है जी। वकील देखे हैं, आर्गुमेंट में जाते हैं, बेयरर्स लेके जाते हैं। सपोज करो अब जज साहब आपसे यही पूछ लें, बताओ ये कहां लिखा है कि आप मेरे को बेयरर दिखा दोगे तो मैं मान दूं। मैं नहीं मानता, प्रूव करवा के लाओ बेयरर को। कोई लॉ पूछ लिया, अच्छा ये ऑफेंस है, वकील क्यों पागल बना लो जनाब, ये ऑफेंस है, ये लो अंडर सेक्शन दिस, ये लो आईपीसी का सेक्शन पढ़ लो, वहां पे खड़ा होकर पढ़ ले। अब दूसरी तरफ का भी एडवोकेट, वो भी बैरिस्टर है। आजकल के बैरिस्टर पता है कैसे आते हैं? जो अपनी हर लाइन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कोट करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग तक नहीं आती। ये ओवैसी ब्रदर्स, इनकी एक भी सेंटेंस बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिना आइन के खत्म नहीं होता, लेकिन उनको लिटरली नहीं पता उसके अंदर लिखा क्या है, और बैरिस्टर नहीं, पता नहीं करके क्या है वहां, कौन सा धुआं फूक के आया वहां से, पता नहीं, ऑक्सफोर्ड का, राइट। ये जो लॉ बुक्स हैं, इनके अंदर जो लिखा हुआ है वो रिलेवेंट कहां है? 38 में रिलेवेंट है, पढ़ लेना है इसको। 39, सपोज करो एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन है, अपने यहाँ पे क्या रूल है, सपोज करो किसी ने कोई सीडी वगैरह देनी है, सीडी के अंदर किसी की वो वीडियो बनी हुई है, दो बंदे बैठे हुए और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, सपोज करो कन्फेशन प्रूफ किया जा रहा है उसको, ठीक है जी। तो होगा क्या कि आपने सीडी दे दी और काम खत्म? नहीं, ऐसा होगा मैडम? नहीं भाई, कैसे सीडी दे दो, कैसे वो सीडी कैसे दी जाएगी? हाँ जी मिलता सर, वो सीडी दी जाएगी विद द पर्टिकुलर सर्टिफिकेट सर, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो सर्टिफिकेट लगता है, उसकी परमिशन से दी जाएगी सर। बिल्कुल होगा। और देखो, क्योंकि हर बार वो सीडी चला के थोड़ी ना देखेंगे, जो उसके अंदर वार्तालाप हो रहा है उसका एक बुकलेट बना दी जाएगी। सपोज करो उसके अंदर ABC 3 आदमी है, ए लिख के ए ने कहा ये, बी लिख के बी ने कहा ये, फिर उसमें टाइम के इस समय पर इतने सेकंड से लेकर इतने सेकंड तक इस बंदे की स्टेटमेंट है, फिर उसकी स्टेटमेंट है, याद है? उसके अंदर जो है वो फिर हाईलाइट करके कोर्ट को देते हैं। सपोज करो अब ऐसी एक कोई वार्तालाप है जो हमने कोर्ट के अंदर देना है, अब वो वार्तालाप 25-30 मिनट की है और वो लिखते लिखते जो है 25-30 पेज भर रहे हैं। अब वो 25 के 25-30 रिलेवेंट हो जाएंगे क्या? वो 25 के 25-30 पेज आपको देने पड़ेंगे कोर्ट को रिलेवेंट करने के लिए? नहीं, जो पर्टिकुलर पार्ट है ना जिसकी जरूरत है, सिर्फ उतना नीड टू बी प्रूव्ड। फालतू मत लगाओ, फालतू का ना तो कोर्ट में इंटरेस्ट है, ना कोर्ट का इंटरेस्ट है, ना सेकंड वाली पार्टी का इंटरेस्ट है, और आपके लिए खतरनाक है, क्योंकि जितना मटेरियल आप कोर्ट को दोगे उतना प्रूव करना पड़ेगा आपको। ये तो 9 डिग्री में भी हम समझ के, जितनी ब्रीफ होगी उतनी ज्यादा गारंटी होगी। पॉइंट ऑफ अटैक जितना ब्रीफ में होगा, जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा। पॉइंट ऑफ डिफेंस जितना ब्रीफ, जितना क्लियर होगा उतना अच्छा होगा।
पढ़ देता हूं फटाफट। When any statement of which evidence is given forms part of longer statement or of a conversation or a part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or is contained in a part of electronic record or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more, underline सारी सारी कहां से, shall be given of so much and no more. Conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made. तो जितना रिलेवेंट है उतना दो, जितना कनेक्ट हो रहा है सिर्फ उतना, फालतू में कोर्ट के सामने नहीं बोलना, कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना। सही बात, आपके आ जाओ, जरा पढ़ो हेडिंग क्या है। जजमेंट्स ऑफ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस व्हेन रिलेवेंट। अब जजमेंट्स कब रिलेवेंट होगी? सही बात। 34 के ऊपर भी ऐसी हेडिंग लिखी हुई जो हमने पढ़ी थी, स्टेटमेंट्स मेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस। क्या सेक्शन 34 से 35 हियर से का एक्सेप्शन है। लगभग हर क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा मैं, लेकिन किसी भी बच्चे ने अभी तक लिस्ट ले जाकर खोल के नहीं दी, खोल के नहीं देखी। देख लेना भाई और बहनों, देख लेना एक उसको। पहला क्वेश्चन है इंडियन एविडेंस एक्ट का। पहले क्वेश्चन में यदि लुटिया डूब रही है तो फिर ठीक बात नहीं। सेक्शन 14, previous judgments relevant to bar a second suit or trial. The existence of any judgment or order or decree which by law prevents any courts from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take the cognizance of such suit or to hold such trial. याद आ रहा है कुछ? ये सेक्शन 40 पढ़ के सीआरपीसी तो पढ़ गया आपने, कुछ याद आ रहा है? subsequent suit, subsequent trial, हाँ रेस जुडिकेटा, यस ऑफ कोर्स रेस जुडिकेटा। सीआरपीसी में भी तो दिखवाया था मैंने आपको, स्क्वेयर बनवाया था सेक्शंस का, सीपीसी का, सीआरपीसी का, एविडेंस का और कॉन्स्टिट्यूशन का। याद है किसी को? सीआरपीसी में कहां है रेस जुडिकेटा सेक्शन? और कोई है सिर्फ दूसरा सेक्शन बताइए। सीआरपीसी का, सीपीसी में सेक्शन 11, सीआरपीसी का सेक्शन 300, कॉन्स्टिट्यूशन का हाँ आर्टिकल 20 1 2 3 कौन सा? यस 2 या 1 डबल जीओ पार्टी किसमें? बस 2 ही है। एट्रेफोस एक्विट, एट्रेफोस कन्विक्ट, याद आ रहा है? आर्टिकल में नहीं है स्पेसिफिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोड करवाऊंगा मैं, सीआरपीसी का करवाऊंगा। फर्क था सेक्शन 300 में और आर्टिकल 20 के 2 में, यही एट्रेफोस कन्विक्ट, एट्रेफोस एक्विट। कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था? एट्रेफोस कन्विक्ट या एट्रेफोस एक्विट या फिर दोनों? और सीआरपीसी के अंदर एट्रेफोस एक्विट और कन्विक्ट या फिर दोनों? सीपीसी में एट्रेफोस एक्विट, एट्रेफोस कन्विक्ट,
सीपीसी में एक्ट कन्विक्ट होता है क्या सीपीसी में? तो फिर एविडेंस एक्ट में सेक्शन 40 में एक्टर फॉर एक्विट एक्टर फॉर कन्विक्ट। यहां पर सिर्फ एविडेंस की बात हो रही है, सिविल का केस चल रहा है, ठीक है जी। और एडवोकेट साहब ने बोल दिया, डिफेंस का एडवोकेट आया, जनाब क्या कर रहे हो, ये तो सूट डिसाइड हो चुका है, सिविल का केस आया, रेक्स जुडिकेटा लग गया जनाब इसके ऊपर, यू आर बार्ड फ्रॉम टेकिंग द कॉग्निजेंस। क्रिमिनल का केस आ गया, डिफेंस का एडवोकेट आ गया कि उसकी तरफ से, जनाब कितनी बार बेचारे को सजा करवाओगे आप, क्या बात है, डिसाइड कर तो दिया आपने, लेओगे प्ली रेक्स जुडिकेटा की, प्रूव कैसे करोगे, जजमेंट लगाओगे पिछली, तो पिछली जजमेंट रिलेवेंट करनी पड़ेगी पहले, तभी एडमिसिबल होगी। कहां रिलेवेंट है, सेक्शन 40 में। सही, आगे आ जाओ, समझ गए सेक्शन 40 की महिमा। जी हाँ जी 435 की, तो सर ये एक्सेप्शन है सर उसकी, हियर से एविडेंस की। सर आपने एक एग्जांपल भी बताया था, मुझे याद है, उसमें ये बताया था कि जैसे एक कपल है, वो मतलब बच्चा पैदा होता है और वो डस्टबिन में फेंक देते हैं, तो सर उसमें आईपीसी 317 लग जाती है। वो इन्फेंसी साइडस का कोई केस था सर, मैंने वो सब्जेक्ट नहीं लगाया, बस मुझे इतना ही याद है सर। यस, ये करवाया था, गुड, यही है। आओ जरा सेक्शन 41, ध्यान से पढ़ना, 6 की 6 इंद्रियां और 7 के ऊपर जो 8वां महाचक्र है वो जागृत होना चाहिए आपका। सेक्शन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर किसी का भी ध्यान भटका तो गारंटी देता हूं सवाल गलत। चेक करें, चलो तुम्हारे चक्कर जागृत है कि नहीं, कुंडलिनी शक्ति तुम्हारी जागृत है कि नहीं। चलो, relevancy of certain judgments in probate etc jurisdiction, a final judgment order और डिग्री, बिल्कुल सही बात है जी। 40 की तरह तीनों का तो नहीं है, जजमेंट ऑर्डर और डिग्री फाइनल, पता था, जजमेंट ऑर्डर चाहे डिग्री, 3 चीजें, और फाइनल, फाइनल होनी चाहिए, फाइनल ऑर्डर, फाइनल जजमेंट, फाइनल डिग्री। तो सही बात है। और द कंपिटेंट कोर्ट, यस, कोर्ट कंपिटेंट होनी चाहिए। In the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency, underline probate, लिखो number 1, underline matrimonial, लिखो number 2, admiralty, number 3, insolvency, number 4. Insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal matter. चलो, और केस कौन से हैं, इंसॉल्वेंसी, मैट्रिमोनियल, एडमिरल्टी, अलग, और प्रोबेट। इन 4 चीजों, इन 4 तरीके के जो जुरिडिक्शन होते हैं, 4 तरीके के जो केस होते हैं, उनसे रिलेटेड है बेसिकली। सही बात। इंश्योरेंसी कौन से केस होते हैं, दिवालिया घोषित ही करवाते हैं। मैट्रिमोनियल सबको पता है, एडमिरल्टी ये आर्मी से रिलेटेड, प्रोबेट कोई भी बंदा बिल बनवाता है तो उसको प्रूव करेगा, कैसे होता है वो, प्रोबेशन के द्वारा, एविडेंस एक्ट के अंदर ही आएगा, समझाऊंगा। किसी ने बिल बना दी तो इन जनरल एडमिसिबल नहीं है, पहले वो प्रूव करनी पड़ेगी। बिल रेलेवेंट है,
सही बात, क्योंकि ऐसी स्टेटमेंट है कि मरने वाले ने डिस्प्यूट अराइज होने से पहले बनाई है। 32 का 1 2 3 4 5 6 7 8 जिसके अंदर रिलेशन आ रहा है, रिलेशन ऑफ फैमिली। 6 हाँ जी वनिता, ये affairs that is 32 का 6. यस गुड। हाँ आगे आ जाओ। Which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character or to be entitled to any specific thing। और ये जो फाइनल ऑर्डर जजमेंट और डिग्री आ रही है, उस डिग्री ऑर्डर जजमेंट के थ्रू ये कॉम्पिटेंट कोर्ट क्या कर रही है, इन 4 केसेस के अंदर एंटाइटल कर रही है किसी भी बंदे को किसी भी लीगल कैरेक्टर के लिए कि भैया कोई लीगल कैरेक्टर ही और शी परटेन्स, ठीक है जी, या फिर किसी थिंग के लिए भाई ही इज एंटाइटल्ड टू पोजेस दैट थिंग। और अगर लीगल कैरेक्टर की बात है या फिर थिंग की बात है, वो उसको या तो एंटाइटल कर रही है या फिर डिसएंटाइटल कर रही है, तो डिसएंटाइटल। is relevant when the existence of any such legal character or the title of any such person to any such thing is relevant। चलो कौन सा केस इजी रहेगा उसके थ्रू समझा दूंगा। इंसॉल्वेंसी का एग्जांपल दूं, मैट्रिमोनी का दूं, एडमिरल्टी का दूं, प्रॉफिट का दूं। मैट्रिमोनी का दे दूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैट्रिमोनी का दूं, चलो मैट्रिमोनियल का एग्जांपल देता हूं। हाँ मैं कुछ कह रहे थे सर इंसॉल्वेंसी का दे दो। आपके समझ में आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। मैट्रिमोनियल का देता हूं, इंसॉल्वेंसी का भी दे दो। ठीक है सर। चलो हस्बैंड वर्सेस वाइफ, सही बात है, इनका डाइवोर्स की पिटीशन चल रही है, ठीक है जी। आपने जिसको डाइवोर्स देना उसको डाइवोर्स दे लो। अपने माइंड में इमेजिन कर लो, हस्बैंड को डाइवोर्स देना है, वाइफ को डाइवोर्स देना, डाइवोर्स तो दोनों का ही होगा, राइट। अब इसमें से जिसने आपको इमेजिन किया है, हस्बैंड या वो वाइफ, ये अब सेकंड मैरिज कर रहे हैं, डाइवोर्स हो चुका है, हस्बैंड या फिर वाइफ। चलो हम हस्बैंड लगा, वाइफ जो है इससे बेइंतहा नफरत करती है, ठीक है जी, सही बात है, ना मैं दूसरी शादी करूंगी या ना करने दूंगी, मित्रों, ठीक है। इसने दूसरी शादी कर ली है और इसने बाइगमी का केस ठोक दिया। अब ये हस्बैंड कोर्ट में आएगा, ठीक है जी। ये डाइवोर्स की डिग्री किसने दी है, ये फैमिली कोर्ट ने दी है, जो ये डीजे होता है, क्योंकि कंपिटेंट लिखा है ना, कंपिटेंट कोर्ट होना चाहिए। एडीजे की कोर्ट ने डाइवोर्स लिख दिया है जजमेंट के थ्रू। अब हस्बैंड जो है पेश हुआ उस क्रिमिनल केस के अंदर या फिर सिविल केस के अंदर, ठीक है जी, और जज साहब के मुंह पे चिपका के मारता है वो जजमेंट डिक्री ऑर्डर, जिसके अंदर एडीजे ने लिखा होता है डाइवोर्स हैज बीन ग्रांटेड। लीगल कैरेक्टर क्या है, ही इज मैरिड और अनमैरिड, नाउ ही इज अनमैरिड, ही इज फ्री टू हैव अ सेकंड मैरिज, लाइक लीगल कैरेक्टर है ही। एंटाइटल किया है कोर्ट ने, डिसएंटाइटल तो नहीं किया है, एंटाइटल किया है। अच्छा मतलब भाई दूसरी जज को दिखाने के लिए दूसरी डिग्री लेके आऊं मैं, तेरे से कर रहा हूं मैं, मतलब जजमेंट इन रैम होती है। एक आदमी के अगेंस्ट में डाइवोर्स मतलब पूरी दुनिया के अगेंस्ट में डाइवोर्स है वो,
यानी ही और शी इज फ्री टू हैव अ सेकंड मैरिज नाउ। अब हर एक के आदमी के लिए अलग से जजमेंट लेके नहीं घूमना पड़ेगा, एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। राइट। चलो इंसॉल्वेंसी का लेता हूं। इंसॉल्वेंसी समझते हैं, दिवालिया, बैंकरप्सी, ये डिक्लेयर करवानी पड़ती है कोर्ट से। आपने इन जनरल देखा होगा, ये जो कारोबारी होते हैं यहां वहां से मार्केट से पैसा उठाते हैं, ठीक है जी, फिर अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं। बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है इंडिया में। किसी को याद हो, थोड़े दिन पहले, थोड़े सालों पहले ही 250 रुपए में मोबाइल आ रहे थे, याद है किसी को? फ्रीडम 2, अच्छा फ्रीडम 2। सर जैसे माल्या वाला केस था, कोई भी केस लगा लो, ठीक है ठीक है। ठीक है जी। अब क्या देनदार तो हैं, देनदार तो अपना पैसा मांगेंगे, उनसे बचने के लिए उस कारोबारी ने क्या किया, एक इंसॉल्वेंसी की डिग्री पास करवा ली, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिग्री दे दी। राइट। अब एक पिताजी उसके पीछे पड़ा हुआ है, वो अनपढ़ है, उसको नहीं आता कुछ भी, उसको नहीं आता कुछ भी, ठीक है, आड़े का ही टिकल का अनपढ़ पाड़ी बावड़े पाने का। फिर क्यों गया, इंस्टॉलमेंट हो गया तो मारे तो देगा भाई, ठीक है जी। वो केस कर देता है इसके खिलाफ, पैसे दिलवाओ जी, हमने नहीं भेजा। अब वो जाएगा और हुजूर के चरणों में पेश कर देगा, पिताजी लो, इंश्योरेंस की डिग्री हो चुकी है, तू तेरा मेरे से पैसे नहीं निकलवा सकता, ठीक है जी। जजमेंट इन रैम है ये। ऐसे ही एडमिरल्टी फौज से किसी को भगोड़ा घोषित कर दिया, घोड़ा समझते हो, वंस अ डेजर्टर ऑलवेज अ डेजर्टर, टाइटल हो गया ये उसका, भगोड़े का। होते ना आर्मी में से कितने बंदे हैं जो आपको न्यूज चैनल के ऊपर अब दिखाई देने शुरू हो गए हैं, जनरल बख्शी, जनरल टाइटल नहीं है, मेजर आप लगा सकते हैं जनरल, मेजर गौरव आर्य है नहीं, सब लोग जानते मेजर, जो टीवी पे दिखता है, जान गए कौन, टाइटल है, अब है भाई है, ठीक बात। ऐसे ही एडमिरल को कोर्ट जो है, या एडमिरल प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी को डेजर्ट घोषित कर दिया गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, बस सही सिंपल। मैट्रिमोनियल और एडमिरल्टी के बीच में कोमा नहीं है, वो जानबूझ कर नहीं है, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो अंग्रेज हो चाहे वो हिंदुस्तानी हो, व्यय न्याय का घर, फौज का बॉर्डर एक जैसा होता है, ठीक है। चलो क्या प्रोबेट बिल, प्रोबेट होगी, बिल प्रूव हो गई। अब कोई नया आदमी आ जाएगा, नहीं नहीं ये तो ये अलग बात हो गई, कोई बात नहीं, बिल प्रोबेट हो चुकी है, प्रूव हो चुकी है, ये जो प्रूवेशन का डिग्री है ना, ये इसको पढ़ ले, चल निकल यहां से, सही। प्रोबेशन का पूरा एक चैप्टर आएगा, उसके ऊपर डिटेक्शन भी करवाऊंगा, इनके ऊपर कोई डिटेक्शन नहीं, इनके ऊपर जितने कच्चे नोट्स हो सकता है बना लो अपने घर से, ये मॉर्निंग बैच से मत देना, घर से जजमेंट इन रैम, जजमेंट इन पर्सोनम के बीच में डिफरेंशिएशन करोगे आप सेक्शन 41 के ऊपर, और मुझे बताओगे नेक्स्ट जो कल की क्लास लगेगी, क्या सेक्शन 41 सिर्फ जजमेंट इन रैम में ही एप्लीकेबल होता है, या जजमेंट इन पर्सोनम में भी एप्लीकेबल होता है। मैंने आपको जितने भी करवाई है, डाइवोर्स जजमेंट इन रैम, इंसॉल्वेंसी जजमेंट इन रैम, एडमिरल्टी भगोड़ा जजमेंट इन रैम, प्रोबेशन जजमेंट इन रैम। बट ये एक चीज है, मैट्रिमोनियल के अंदर सिर्फ डिवोर्स नहीं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं, राइट। आपने चेक करके बताना है। दूसरा एग्जांपल जैसे बता दूं, हस्बैंड और वाइफ के बीच में केस हो रहा है, वाइफ ने मेंटेनेंस का केस डाल दिया, कोर्ट ने हस्बैंड को बोल दिया मेंटेनेंस दे भाई। बताओ सिर्फ हस्बैंड के केस में एप्लीकेबल है ये जजमेंट, या फिर हस्बैंड जिस गांव का सरपंच को बुला ले, आजा भाई अपने गांव से 100 रुपए इकट्ठे कर, ठीक है, मेंटेनेंस दे भाई इसको, तेरे गांव की बहू, हस्बैंड करेगा, जजमेंट इन पर्सोनम है,
ऑर्डर हो गया तो अगर मेंटेनेंस का तो ऑर्डर पर्सोनम हो गया। ठीक है जी, डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। और 41 किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये पता होना चाहिए। अगर दोनों के ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, होमवर्क दे रहा हूं, समझ के इसको कर लेना। करना तो नहीं है, फिर किसी ने लिखा ही नहीं। अभी तो लिखा ही नहीं, वो क्या होमवर्क क्या करना है, लिख लिया, मुबारक हो। याद कर लो 41 को, आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर, इंश्योरेंसी आई एम मैट्रिमोनियल, असिस्टेंट एडमिरल्टी, प्रोफेसर प्रोफेशन। याद कर लो इसको। पहला पीटी का क्वेश्चन यही बनेगा, एक नई चीज डाल देंगे इसके अंदर, बिल्ड प्रोसीड्यूस, वंस ए बिल्ड ऑलवेज बिल्ड। फंस जाओगे, याद होना चाहिए। सिर्फ आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर की बात हो रही है। ठीक है जी, चलो आगे आ जाओ। सच जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इज कॉन्क्लूसिव प्रूफ। भाई साहब, अंडरलाइन कॉन्क्लूसिव प्रूफ, और ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ भी हो जाएंगी। सेक्शन 35 34 में क्या लिखा था, रिलेवेंट ओनली नॉट सफिशिएंट इवन। 41 में क्या बोल रहे हैं, कॉन्क्लूसिव भी हो जाएंगी। कब, पहला पढ़ा देता हूं, नीचे वाले अपने आप पढ़ देना। That any legal character which it confers occurred at the time when such judgment, order or decree came into operation. Yes. किसी को कोई लीगल कैरेक्टर कैसे दिया गया है, जजमेंट ऑर्डर डिग्री के थ्रू दिया गया है। जब वो जजमेंट ऑर्डर डिग्री इनटू ऑपरेशन हो गया, यानी एग्जीक्यूशन हुआ जब उसका, तब बताओ जी, हस्बैंड जो है वो डाइवोर्सी है, ठीक है जी, ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है कि अब वो शादीशुदा नहीं है, भाई जमीन नहीं लगेगी उसके ऊपर। कब आया उसके पास ये टाइटल, जब कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिग्री दी है, जजमेंट दी है, जब ये एनफोर्स हुई है ऐसी डिग्री या जजमेंट, तभी आया है। आने के बाद कॉन्क्लूसिव भी हो जाएगी। मैं नहीं दूंगा जी पैसे, मैं इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर हो चुका हूं कॉम्पिटेंट कोर्ट से, मैं नहीं दे सकता आपको। राइट, कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, आई एम इंसॉल्वेंट। भाई शौक अपने, कोई बात नहीं, मैं बीएमडब्ल्यू में आ रहा हूं, मेरी अपनी जहाज की कंपनी भी है, बट आई एम इंसॉल्वेंट। आगे 42, relevancy and effects of judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41। सेक्शन 41 के अंदर 4 केसेस लिखे हैं, 4 टाइप के जुडिक्शन केसेस लिखे हैं, इनके अलावा कोई केस होगा तो 42 में आ जाएगा। जजमेंट्स, ऑर्डर्स और डिक्रीज, आगे तीनों, चलो अदर देन दोज मेंशन इन सेक्शन 41 डन आर रिलेवेंट, अंडरलाइन, इफ दे रिलेट्स टू मैटर ऑफ अ पब्लिक नेचर। लेकिन सिर्फ कब, जब पब्लिक नेचर का सवाल है, सिर्फ तभी। रेलेवेंट टू द इंक्वायरी, यस, जो भी इंक्वायरी हो, जो बेसिकली केस है वो, एंड बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्री आर नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। यस, बिल्कुल सही बात है जी। इलस्ट्रेशन करवा देता हूं, इलस्ट्रेशन से समझ में आ जाएगा सेक्शन 42। A sues B for trespass on his land। A ने B के खिलाफ केस कर दिया कि भैया तूने मेरे खेत में ट्रेसपास कर दिया, ये रास्ता बना दिया तूने, तू घुस जा मेरे खेत में से। ठीक है जी, चलो जी। बी क्या करता, अब ये तो रास्ता है ही तेरे खेत में से, ये तो पब्लिक वे है, पब्लिक नेचर, पब्लिक आम रास्ता है ये। ठीक है, चलो। Which A denies, सही बात है। The existence of a decree in favor of the defendant in a suit by A against C for trespass on the same land
in which C alleges the existence of the same right of way is relevant but is not conclusive proof that the right of way exists. अब देखो फैक्ट क्या है, ऐसा ही केस जो है ए ने पहले सी के अगेंस्ट में किया है, सी ने भी रास्ता बना रखा था, ठीक है जी। उस केस के अंदर ये जजमेंट सी के फेवर में आई है, कोर्ट ने बोला कि यस इट इज अ पब्लिक वे। सपोज करो ये सी का केस इधर ये पढ़ा, यहां तक लिखूंगा, क्या बोलोगे नीचे चले जाएगा मुझे गुजर, ठीक है जी। और ये चारों तरफ से लैंड लॉक्ड खेत है, सड़क नहीं जा रही है यहां तक, तो इसको खेत के अंदर से ही जाना पड़ रहा है। यहां पर कोर्ट ने बोल दिया कि ठीक है तेरे लिए पब्लिक वे। अब ये जो जजमेंट है, अगेन जजमेंट ऑर्डर डिग्री की बात होगी, ये जजमेंट क्योंकि ये सी बी को फेवर कर रही है, बी ने ये जजमेंट पेश कर दिया जज साहब को, पब्लिक नेचर का सवाल है। ये जो जजमेंट आई है प्रीवियस, ठीक है जी, ये जजमेंट रेलेवेंट हो जाएगी ए वर्सेस बी के केस में, बट कंक्लूसिव नहीं होगी, ठीक है जी। भैया ऐसी किसी कोर्ट ने जी पब्लिक वे बताया जी, बताओ जी मैं कहा, अगर ऐसी कोई जजमेंट मिली तो कुछ नहीं हो रहा, वो रिलेवेंट है खाली, कंक्लूसिव नहीं है, सही। चलो जी 43 judgment etc other than those mentioned in section 40 to 42। अब वो वाले केसेस जो ना 40 में मेंशन है, ना 41 में मेंशन, ना 42 में मेंशन, यानी के अलावा judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 40, 41 and 42 are irrelevant, underline। कब तक? Unless the existence of such judgment, order or decree is a facted issue or is relevant under some other provision in this act। जजमेंट ऑर्डर डिग्री जनरल जोड़ सुपर में देखी किसी ने, उसमें जनरल जोड़ है, ठीक है जी। चलो जजमेंट ऑर्डर डिग्री समझिए, कौन से, जो ना 40 में है, ना 41 में, ना 42 में रही, ये जजमेंट ऑर्डर डिग्री ये पर से इररिलेवेंट होंगी। कब तक? यानी अगर मैं इररिलेवेंट की जगह रिलेवेंट करूं, अगर ध्यान रखना पीटी में क्वेश्चन आएगा इन जनरल, अगर सेक्शन 43 में कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री है तो रिलेवेंट इररिलेवेंट इररिलेवेंट। और रिलेवेंट कब होगी? जब या तो कि भैया ऐसा कोई जेओडी, ऐसी कोई जजमेंट ऑर्डर डिग्री एग्जिस्ट करती भी है। अगर सवाल ये आ गया किसी केस के अंदर तो भैया आप ये जजमेंट ऑर्डर डिग्री ही उठा कर दोगे, हाँ जी करती है जनाब, ये लो देख लो, चश्मा लगा लो मोटा, ये देखो अब पिताजी तेरे ही साइन है नीचे, करती है जजमेंट, ठीक है जी। जब खुद उस जोड़ की एग्जिस्टेंस का ही सवाल हो, या फिर वो जजमेंट ऑर्डर डिग्री अदरवाइज इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं भी रिलेवेंट हो। सही, जरा एग्जांपल पढ़ते हैं। ये एग्जिस्टेंस, ये तो देखो समझ में आ गया होगा, जब खुद उस जजमेंट डिग्री ऑर्डर का ही एग्जिस्टेंस का सवाल हो, नहीं दूसरी पार्टी बोलेगी जी ऐसी कोई जजमेंट है ही नहीं, हम बोल रहे हैं जनाब ऐसी ऑर्डर जजमेंट डिग्री, ये लो जी, ये सर्टिफाइड कॉपी है जी, आप भूल गए, आपको प्रमोशन नहीं हुआ जी, आप पिछले 8 साल से नहीं पढ़े हो, आप भूल गए होगे, आप शुरुआत में थे, आपने डिसाइड किया था, हाँ ओके, तब रिलेवेंट कहां? सेक्शन 43 में, अदरवाइज रिलेवेंट है, या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर कहीं पर भी ये रिलेवेंट होगा। जरा एक बार देख लो, डी पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन, इनके इसके इलस्ट्रेशन में से सवाल आएगा 43 में, ये भी पैट सेक्शन है एसपीएससी में। A has obtained a degree for the possession of the land against B
ए वर्सेस बी चल रहा है, और ये जो खेत आपको पीछे साइड में दिखाई दे रहा है इसके पोजीशन के लिए कोर्ट ने भी क्या किया, बी को सूट करा दिया और सारी प्रॉपर्टी का पोजीशन ए को दे दिया। सी जो बी का लड़का है वो तैश में आ गया, अच्छा कोर्ट हो गया अपने घर, मैं नहीं दूं 1 इंच भी, ठीक है। और उसने क्या किया, वो गया एक गोली मार दी। सही। यहां पर जजमेंट ऐसी है कि नहीं ये सवाल नहीं है। प्रोसिक्यूशन मोटिव प्रूव कर रहा है, सी का मोटिव रिलेवेंट है कि नहीं है, अंडर विच सेक्शन 8। सही। अब ये जजमेंट के थ्रू मोटिव प्रूव कर रहे हैं। देखो जी, जजमेंट आई थी जनाब जिसमें सारा का सारा सूट जो है ए के फेवर में फॉल हो गया था, जिससे भी चिढ़ा हुआ है, इसके सी इसका लड़का है, इसने सिर्फ बदला लेने की नीयत से इसको गोली मार दी। यही जजमेंट कहां रिलेवेंट हो जाएगी, अंडर सेक्शन 8। अदरवाइज पर से सेक्शन 43 रिलेवेंट नहीं, इररिलेवेंट करता है। इलस्ट्रेशन सी खास तौर से पूछा जाता है, खास तौर से बार बार, लगभग हर स्टेट के अंदर मैंने देखा है। जरा देख लेते क्या है। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर स्टीलिंग ए काउ फ्रॉम हिम, बी इज कन्विक्टेड। ए वर्सेस बी, किसके लिए, ये गौ माता के। बी ने एक ही गाय चुरा दी थी, बी को चोरी के इल्जाम में कन्विक्शन मिल चुकी है, यानी जजमेंट आ चुकी है। कन्विक्शन जजमेंट पे आएगी, है ना, सेंटेंस तो जजमेंट पे लिखा जाएगा, ठीक है। चलो इन बिटवीन देख इसने क्या किया बी ने, इन बिटवीन ये जो गाय है सी को बेच दी, किसकी चोरी कर ली, सी से बेची को बेच दी, सी से पैसे ले दिए। सी ने ही खरीदी है, परचेज करी, सी को नहीं पता था चोरी। अब एक दूसरा केस हो गया है, ए वर्सेस सी, भाई गाय का पोजीशन दे दे, और ये जो कन्विक्शन वाली जजमेंट है उसको रिलेवेंट कराना चाह रहा है अंडर सेक्शन 43। बताओ रिलेवेंट रिलेवेंट। if relevant why, if irrelevant why। देख दो, पढ़ो इलस्ट्रेशन क्या है, इलस्ट्रेशन में रिलेवेंट लिखा है, यस हाउ। पोजीशन ए और सी का पोजीशन का ये तो चोरी करने वाला, हाँ ठीक है, हाउ इररिलेवेंट, एग्जिस्ट नहीं करती, क्या एग्जिस्ट नहीं करती, जो जजमेंट है एग्जिस्ट तो करती है, कन्विक्शन हो तो गई, सी के उसमें तो नहीं करती। लॉजिकली बोलो। क्या किसी जजमेंट की एग्जिस्टेंस का सवाल है, सवाल ये ऐसे बोलना था, एग्जिस्टेंस का सवाल है क्या, नहीं। क्या ये जजमेंट अदरवाइज रिलेवेंट हो रही है ए वर्सेस सी के सूट के अंदर, क्या रिलेवेंट हो रही है क्या, सीधा वाला मैंने परचेज करी भाई, मुझे क्या पता तेरे से चोरी करी नहीं करी, मैं तो पूरे पैसे दिए, 1 रुपया भी कम नहीं करा बी ने, 80,000 की गां खरीदी मैंने। कहां रिलेवेंट करोगे, इस बताओ किसी सेक्शन में रिलेवेंट हो रही, नहीं हो रही, तो फिर पर से रूल लग जाएगा सेक्शन 43। सेक्शन पर 43 में पर से कोई जजमेंट ऑर्डर डिक्री क्या होता है, रिलेवेंट इररिलेवेंट, दैट इज व्हाई इररिलेवेंट। सही। सारे रेस्ट्रिक्शन पढ़ लें सेक्शन 43 के, जो नहीं समझ में आए वैसे सब समझ लेना। चलो जी,
आप तो सारी सारी जजमेंट रेलेवेंट कर रहे थे, पुरानी जजमेंट, अब जरा एक डिफेंस कर लेते हैं। अब अगेन हस्बैंड वर्सेस वाइफ, केस चल रहा था, ठीक है जी, चल रहा था। अब हुआ क्या, डाइवोर्स हो गया, हस्बैंड का देना भीतर था जज जेएमआईसी, ठीक है जी, उसके थ्रू जजमेंट करवा ली, लिखवा ली जेएमआईसी जजमेंट डाइवोर्स की, कमाल हो गया। चलो जी, अब दूसरी शादी कर रहे हैं, सेकंड मैरिज, पहुंच गई वाइफ। अब अगेन उसने बाइक का केस डाल दिया, 494 चालान का केस डाल दिया, 494 494 जो भी डाल दिया। अब ये जजमेंट लेके पहुंच गया, जज साहब देख लो। अब वाइफ बोल रही जनाब देखना किसने करी है ये साइन, जेएमआईसी, जेएमआईसी डिवोर्स देता है, फ्रॉड करा इसने, ये फ्रॉड से और कोलूजन से आई जजमेंट, ये डिफेंस अवेलेबल होगा, होगा, ये डिफेंस रिलेवेंट बन जाएगा कहां, अंडर सेक्शन 44, इसी लाइन में पढ़ते चलो। फ्रॉड और कोलूजन अंडरलाइन, इन ऑब्टेनिंग जजमेंट और इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट, अगेन नंबर 3 सही। Any party to a suit or other proceedings may show, underline may, that any judgment order or decree which is relevant under section 40, 40 और 42, 43 नहीं है। क्यों नहीं है 43? क्योंकि पास से relevant होती है, सही बात है। And which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it, या फिर obtained by fraud या फिर obtained by collusion। फ्रॉड समझते हैं, कोलूजन मतलब मेरी गलत, दे दें, रेलेवेंट करता है डिफेंस को, सही बात। अब इसके अंदर जरा एक क्वेश्चन लिख लो, वेदर द टर्म, डिक्टेशन नहीं आता, नहीं है, बार बार बोल रहा है, मगर तुम्हारा क्या रोल है, उसने करी, हाँ कितनी बार करो, मगर तू बता कितनी बार करो, कोई बात नहीं, लिखने दो, आप करवा चुके ना, बहुत अच्छा किया, पहले कंप्लेंट करवा दी, 1-1.5 घंटे में। वही वो सर भी बोले, बोले तो क्रॉस में चली थी कि मैं ना बड़े एसएचओ से मिल के आ रही हूँ भाई, इसको बुला, हाँ ये ना उसमें पढ़ता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, हाँ कोई बात नहीं, मेरे को जो भी काम होना डिग्री भेज, ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रही है, अच्छा हाँ कोई बात नहीं, रिकॉर्ड हो रही, कोई बात नहीं, मैं किसी को हाँ, whether the term fraud or collusion includes negligence or gross negligence of next friend, next, हाँ जी, next friend। लिखो केस का नाम, अशरफी लाल वर्सेस कोयली, KOILI, अशरफी, ASHARFI, अशरफी लाल, कोयली, KOILI, कोयली, 1995, KOILI, 1995 सुप्रीम कोर्ट। सिचुएशन क्या है, ध्यान से समझो, सिचुएशन क्या है, लो जी, राजा नाम एक बंदा, RR लिख रहा हूं, उसकी एक वाइफ है नानकी, और उसकी एक बहन है कोयली। राजा राम की डेथ हो गई है, राजा राम की प्रॉपर्टी नानकी और कोयली में आ गई है। फैक्ट क्या हुआ है, नानकी ने ठीक राजा राम की डेथ के बाद या थोड़े समय के बाद दूसरी शादी कर ली, सेकंड मैरिज,
और उनका एक बच्चा हो गया अशरफी लाल, AM लिखा हूं। सही है। अशरफी लाल अपनी नानी के साथ रहता है। सही बात है। नानी को लालच है क्योंकि राजा राम के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी। अब क्योंकि AL अशरफी लाल उसमें बच्चा है तो वो नेक्स्ट फ्रेंड के थ्रू या गार्जियन के थ्रू डालेगा केस। उसने एज ए नेक्स्ट फ्रेंड नानी के थ्रू केस डाल दिया और नानी को सिर्फ लालच आता है, उसको कोई दूसरी कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, एडवोकेट की फीस मार ली। ठीक है, एडवोकेट ने बहुत बेचारे ने रिक्वेस्ट करी कि फीस तो दे दे, तू नहीं फीस दे देंगे तो हिस्सा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। केस संभाला नहीं, कोर्ट में जाके देखा नहीं। ठीक है जी, एडवोकेट ने भी इंटरेस्ट लेना कम कर दिया और सूट हो गया। रिजल्ट क्या बेसिकली डिसअलाउ, यानी कि कोयली के फेवर में चले गया। क्योंकि कोयली क्या कह रही है, केस क्या डाला है नानी ने कि भैया अशरफी लाल जो है राजा राम का अब इकलौता रिप्रेजेंटेटिव हो गया है तो प्रॉपर्टी इसको मिलनी चाहिए। कोयली बोल रही है कि नहीं, ये तो रिप्रेजेंटेटिव किसी भी सूरत में नहीं है क्योंकि अशरफी लाल जो है नानकी की दूसरी शादी से पैदा हुआ है। केस संभाला, केस क्या बोलते हैं अलाउड हो गया कोयली के फेवर में। राइट, अब अशरफी लाल बड़ा हो गया है, अशरफी लाल अब केस डाल रहा है। ठीक है जी, क्या बोल रहा है, देखो जी मेरा जो नेक्स्ट फ्रेंड था ना, यानी मेरी नानी जो थी ना, व्हाटसोएवर मे बी द रीजन, भाई बुढ़ापे की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, ठीक है ना, इसने केस के ऊपर ध्यान नहीं दिया, नेग्लिजेंट रही या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंट थी टुवर्ड्स द केस और सूट डिसमिस हो गया या डिसअलाउड हो गया। ठीक है जी, आप मुझे सूट डालने दो जी, क्योंकि सेक्शन 42 जो है ना उसके अंदर क्या बोलते हैं फ्रॉड और कोलूजन लिखा है, तो उस इंप्रेशन से नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस जो है वो शामिल हो जाएगा उसके अंदर इंटरप्रिटेशन के रूल के हिसाब से। बताओ जी आपको क्या लगता है, क्या शामिल कर रहे हैं? क्या अशरफी लाल को दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्योंकि केस क्या होगा, अब ये नया केस डालेगा, कोई पुरानी जजमेंट लेके आ जाएगी, रेलेवेंट हो जाएगी जजमेंट को, मान लिया कंक्लूसिव ना हो, रेलेवेंट तो हो जाएगी। अब वो इसका तोड़ क्या निकाल के लाया है कि ये जो फ्रॉड और कोलूजन जो दो टर्म है ना उसके अंदर नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस भी शामिल है इंटरप्रिटेशन के हिसाब से। बताओ कॉमन सेंस क्या कहती है, मौका दें उसको ना दें? है ना, ठीक है, डाल दो नेग्लिजेंस ग्रॉस नेग्लिजेंस में। इस केस को आप गूगल से देखो या फिर बटुकाल में देखो, कैसे ही देखो, सिर्फ ये जो जजमेंट है ना, ये जो जस्टिफाई किया है कोर्ट ने, ये बोल रही है यस द टू टर्म्स दैट इज नेग्लिजेंस और ग्रॉस नेग्लिजेंस, ठीक है ना, इट आल्सो फॉल्स अंडर द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रॉड और कोलूजन व्हिच हैज बीन मेंशन्ड अंडर सेक्शन 44 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। लिख लेना, एक छोटा सा पैराग्राफ आएगा 7-8 लाइनों का, लिख लेना। सही, आओ जी अब जरा opinions of third person when relevant. इसका opinion third person, वैसे थर्ड पर्सन जो है वो रिलेवेंट होता है, थर्ड पर्सन किसी भी केस के अंदर। इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट रेलेवेंट होती है? हाँ जी, थर्ड पर्सन की स्टेटमेंट कहां रेलेवेंट करिए आपने, कहां, अंडर विच सेक्शन? करवाया था कि नहीं करवाया, तो होती है कि नहीं होती है?
बताओ तो सही, वही तो पूछ रहा हूं। आपके माइंड में कंफ्यूजन उसके माइंड में नहीं है, आप ही क्लियर करोगे। एडमिशन करवाया था और वो भी बिल्कुल पर्टिकुलर थर्ड पर्सन है, इन जनरल नहीं है वो। ए बी का चल रहा है केस, पता नहीं तिरुवनंतपुरम में चले जाए, हो जाएगा रिलेवेंट। मैं करवाता हूँ जरूर, मैं बोलता हूँ जज साहब को थोड़ा खिसकला बैठने दे यहाँ तेरी सीट पे, रिलेवेंट। अगर वो थर्ड पर्सन यदि एक्सपर्ट है, उसका ओपिनियन रिलेवेंट है। क्यों? क्योंकि उसके ओपिनियन को रेफर कर रही है कोर्ट। कैसे? आओ जरा, अब पहले सबसे पहले ये समझ लोगे एक्सपर्ट होता क्या है। आओ जी, when the court has to form an opinion, जब कोर्ट को एक ओपिनियन फॉर्म करना है, ओपिनियन समझते हैं ना, एक व्यू फॉर्म करना है अपॉन ए पॉइंट ऑफ फॉरेन लॉ अंडरलाइन, किसी फॉरेन लॉ के ऊपर, और साइंस और आर्ट, किसी साइंस के ऊपर किसी आर्ट के ऊपर, और एज टू आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग अंडरलाइन हैंडराइटिंग, और फिंगर इंप्रेशन फिंगर इंप्रेशन। बिल्कुल सही बात है जी। दो देखो नंबर लिखा हुआ है, रेफर कर लेना। कब आया है? चलो, the opinions upon that point of person specially skilled, और कौन सा एक्सपर्ट किसको कह रहे हैं? जो स्पेशली स्किल्ड है उसको बोल रहे हैं एक्सपर्ट, इन जनरल नहीं है वो। In such foreign law, science or art, or handwriting or finger impression are relevant facts, such persons are also called experts. स्पेशली स्किल्ड के अंदर वो बंदे जिनके पास डिग्री है, डिग्री नहीं डिग्री, वो भी हैं, जिनको अथाह एक्सपीरियंस है वो भी हैं। सपोज करो जो खानदानों से सुनार है, ठीक है जी, और कोई हीरा मिल गया है, किसी सुनार का आप चाहिए भाई हीरा असली है नकली है, सुनार बता देगा। सुनार सोने का ही होता है या डायमंड का भी होता है? डायमंड वाले को क्या कहते हैं? डुनार, सुनार ही होता है, वही बताएगा। चलो जी, कोर्ट केस के अंदर आ गया, ए एंड बी दोनों जो बोल रहे मेरा है, ठीक है जी। ए बोलता है कि जी है तो मेरा, लेकिन ये नकली दे रहा है, मैंने इसको असली दिया था, ये मुझे नकली दे रहा है। अब जज साहब ना पता लगाएंगे या वकील पता लगा लेगा, एक्सपर्ट बुलाएंगे। इसलिए स्पेशली स्किल्ड, राइट। किसको? सुनार को बुलाएंगे, वो दूरबीन से लेके आएगा, छोटी सी आंख पे लगा के भाई नकली है पढ़ो, राइट। नहीं तो लाभ है थोड़ा, रख के उसको पट, टूट गया। डिफेंडेंट चिल्ला रहा है तूने हीरा तोड़ दिया, मेरा चकनाचूर बना दिया, तू ही देगा भी हीरा। टूट जाएगा हीरा तोड़ा मारने से, हीरा टूट जाता है तोड़ा मारने से, बहुत मोटे हथौड़े से मारा है, थोर ने मारा है, नहीं फिर भी नहीं टूटेगा। दी हार्डेस्ट सब्सटेंस वो नहीं टूटेगा, उसका गलनांक, उसका क्वथनांक, उसका टूटनांक। क्या गायब मतलब? लिक्विड CO2 कैसे बनेगी? लिक्विड ऑक्सीजन तो होती है, CO2 लिक्विड फॉर्म में, ऐसा खतरनाक होता है। चलो जी, राइट। तो ठीक है, आपको बुला लेंगे वहां, आप उसके अंदर डाल देना लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड CO2 के अंदर, जैसे वो गायब हो जाएगा बोलना मुबारक हो, ये असली था। डॉक्टर मुझा डायमंड की, यस साइंस है भाई, आगे उनके लिए तो डिग्री होती है, ये फोरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स होते हैं, ये फिंगर इंप्रेशन
हैंड राइटिंग एक्सप्रेशन, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगर एक्सपर्ट, इनके पास डिग्री होती है, डिग्री नहीं, डिग्री पढ़ने के बाद जो मिलती है। चाहे पढ़ने के बाद मिले, स्पेशलिस्ट स्किल्ड में आ जाओगे, या फिर आप पता प्रैक्टिस यही कर रहे हो सालों साल से, तो फिर आप स्पेशलिस्ट स्किल्ड के अंदर आ जाओगे। सही बात। चलो जी, ये बंदा कौन हो जाएगा? एक्सपर्ट हो जाएगा, और उसका ओपिनियन रिलेवेंट हो जाएगा। 45A नंबर लिखा है, रेफर कर लेना। 2009 अभी आपको बताया था, 2000 और 2009 की जो अमेंडमेंट्स है वो कंप्यूटर डिजिटल से रिलेटेड ही है। Opinion of examiner of electronic evidence. When in any proceeding, the court has to form an opinion on any of the matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form. The opinion of examiner of electronic evidence referred to in section 79A of IT Act 2000 is relevant fact. और इस बंदे को क्या बोलेंगे? एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, डिजिटल एक्सपर्ट। जब कभी भी कोई वीडियो पेश करी जाएगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फुटेज पेश करी जाएगी, तो सबसे पहले कोर्ट का काम क्या होता है? ये पता लगाना कि भैया ये डॉक्टर तो नहीं है, छेड़खानी तो की नहीं हुई इसके साथ। ये कौन बताएगा? इलेक्ट्रॉनिक एक्सपर्ट, इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और इसको क्या बोलेंगे? जो नीचे लिखा है, राइट। सेक्शन 46, फैक्ट्स bearing upon opinions of expert, facts not otherwise relevant are relevant if they support or inconsistent with the opinions of expert when such opinions are relevant. किसी आदमी को गोली लगी है, ठीक है जी, और उस गोली के बाद जहां वो छेद हुआ है शरीर के अंदर, ठीक है जी, उस छेद के आसपास जो है बारूद भी लगा हुआ है, गन पाउडर भी लगा हुआ है, यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज से फायर किया गया उसको। बारूद जब आग जला रहता है तभी तो रहता है, अदरवाइज उड़ जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, है ना। सबसे ज्यादा तेज गति से चलने वाले बारूदों में से एक होता है जो किसी बुलेट के अंदर होता है, गन पाउडर जो होता है, सबसे ज्यादा तेज चलता है। अगर आपने उसको अदरवाइज डिस्पोज करो, या अदरवाइज जितना वो बुलेट के अंदर होता है इतना यहाँ पर आपने सिर्फ उसको आग दिखा दी, वो इतने धमाके के साथ फटेगा, है ना। आरडीएक्स को अगर आपने ओपन ऐसे रख के आग लगा दी, उड़ा देगा यहाँ सब कुछ, क्योंकि उसकी जलने की गति, उसकी एक्सप्लोड हो जाता है वो, राइट। क्या बोल रहा है दिमाग? कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है उसको शूट किया गया है। क्या ये क्वेश्चन इन इशू है क्या कि पॉइंट ब्लैंक से मारा है उसको या दूर से मारा है, आदमी मारा है, ये सवाल है। ये अदरवाइज रिलेवेंट ही नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सपर्ट की ओपिनियन को ये सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन की रिपोर्ट के अंदर भी यही आया क्या कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसको गोली मारी गई, सही है, तो ये फैक्ट भी रिलेवेंट हो जाएगा। आओ जी, अब जरा जितने भी नीचे ये जो इलस्ट्रेशन आपने पढ़ने हैं, जो इलस्ट्रेशन नहीं समझ में आता कंसल्ट करना मेरे से। 46, facts bearing upon opinions of experts. Facts not otherwise relevant are relevant if they support or are inconsistent. ये पढ़ दिया ना 46, बता भी नहीं रहे मुझे। 47, opinion as to the handwriting when relevant. चलो जी, कितने एक्सपर्ट आ गए? फॉरेन लॉ का एक्सपर्ट आ गया, साइंस का, आर्ट का, फिंगर, हैंडराइटिंग आ गया, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक आ गया, 6 एक्सपर्ट हो गए। 7वां एक्सपर्ट वो बंदा जो जनरली एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग हो। किसकी हैंडराइटिंग देते हो? मॉर्निंग बैच वाले में से, जिसकी अच्छी हो समझ में आएगी, है सपोज करो एक दिन दूसरे को ड्यूटी दे दूं मैं, और वो आपको किसी तीसरे बंदे की हैंडराइटिंग दे दे। अब वो पूछेगा भाई ये विकास की हैंडराइटिंग है या फिर हिमानी की हैंडराइटिंग है? क्या वनिता हिमानी की बात बोलती जा रही है, वो बोलने वाली, राइट? वो बोलेगा हाँ, तो आप बोलोगे अब हम हिमानी या विकास की है, मुझे पता है कैसे लिखती है वो या कैसे लिखता है वो, बिकॉज जनरली एक्वेंटेड विद द हैंडराइटिंग हो आप, ठीक है जी, तो आप भी एक्सपर्ट हो जाओगे। पढ़ो जरा इसको। When the court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting, acquainted मतलब जो जानकार उसकी राइटिंग का,
ऑफ द पर्सन बाय whom it is supposed to be written or signed. Yes, signed से भी तो समझ जाते हैं कई लोग. That it was or was not written or signed by that person is relevant fact. टीचर के पास कभी गए हो? मम्मी पापा के फेक सेक्स सिग्नेचर लेके गए हो तुम? प्रसाद मिला घर पे? फिर क्या किया? जिंदगी बर्बाद हो तुम्हारी. जिसको स्कूल में प्रसाद नहीं मिला, घमंडवा तुम्हारी जिंदगी ओनली. नहीं, जहां से प्रसाद मिला. क्योंकि टीचर एक बार साइन करके पता लगा लेती भाई ये है, पता नहीं उसके दिमाग में कैसे छप जाता है. वो बोलेगा बेटे किसके साइन है, खुद करे ना, सच पता खुद करे ना. क्यों? साइन तो दिखते हैं. सही बात है जी. क्योंकि टीचर आपके माँ बाप के सिग्नेचर से, उनकी हैंडराइटिंग से एक्वाइंटेड होता है जनरली. एक्सप्लेनेशन, ए पर्सन इज सेड टू बी एक्वाइंटेड विद. चलो बैटरी लो हो रही है, इसको मैं डाउन कर रहा हूं अभी. सही है, कल मिलते हैं. सी यू.